हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी के सेक्शन के अंतर्गत हिस्ट्री सेक्शन पे देख रहे थे और हम लोग आज नए बुक्स की तरफ बढ़ेंगे। जो क्लास 6-7 की बुक है हमारे अतीत आवर पास्ट देखेंगे। तो इससे आज हम इसके पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नई बुक है, इसमें ये भी देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। चलो पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें किताब क्यों पढ़नी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्यों पढ़नी चाहिए, अवर पास्ट में क्यों पढ़नी चाहिए। देख सकते हैं कि अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम प्री कम मेंस के हिसाब से देख रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है यूपीएससी, सीएससी, पीसीएस में या यूपीपीसीएस में, अगर आप नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आप इस बुक्स को देख सकते हैं। तो आप देखेंगे क्लास 7 की जो बुक है तो कहीं ना कहीं जो क्लास 6 में पढ़ते आए कुछ चीज़ें आपको नई अपडेट मिलेंगी, कुछ नई जानकारी मिलेंगी। इस किताब में अब आपको एशियन के साथ साथ क्या है, कुछ मुग़ल काल के बारे में जानकारी मिलेगी। जब हम आगे बढ़ेंगे क्लास 8 में तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ जानेंगे। तो आप देखेंगे उन्होंने भी 3 सेक्शन में, तो क्लास 6 में एशियंट कर दिया, क्लास 7 में मेडिवल हो गया और क्लास 8 में देखेंगे तो मॉडर्न। तो आप देखेंगे इस तरीके से सेक्शन का एप्लीकेशन उन्होंने किया एनसीईआरटी वाले सेक्शन में। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप इस किताब के साथ अगर आपका मेंस के पेपर में आप देखेंगे, अगर जीएस का जो मेंस का पेपर है, ठीक है, फर्स्ट पेपर में आप देख सकते हैं कौन सा, कुछ इंडियन सोसाइटी के बारे में समझ आपको लिखेगी। साथ ही आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में देख सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर क्या क्या है। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर क्या क्या है। तो चैप्टर 1 में आप देखेंगे कि चैप्टर 1 है, ये यूनिट के रूप में है। देखेंगे तो पहली यूनिट में आप देख सकते हैं ये यूनिट 1 है। आप इस यूनिट 1 में आप देखते हुए कि देखेंगे कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की आप पड़ताल करेंगे। तो क्या पड़ताल करेंगे, चलिए इससे पहले हम देख सकते हैं कि हमें इस किताब में क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इन सब की तैयारी करने तो इस वीडियो को देख सकते हैं। हम इस साल देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। क्लास 6 की किताब के लास्ट इंडेक्स में दिया हुआ था, वो हम आपको दिखेंगे कि इसकी शुरुआत 18वीं सदी से होगी। तो आप देखेंगे हम लोग इस किताब में 8वीं सदी से शुरुआत करेंगे, ठीक है, या इस किताब में आप देखेंगे 8वीं सदी से शुरुआत होगी। तो देखोगे कि पांडुलिपियों के बारे में, अभिलेख के बारे में, पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में देखेंगे, इमारतों के अवशेषों के अलावा इतिहास जानने के और भी नए स्रोत देखेंगे। तो पहली बात यहीं से शुरू होती है। नए राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे और भी जानेंगे इसके बारे में। मंदिर जानेंगे, मस्जिद जानेंगे, बगीचे जानेंगे, किले जानेंगे, इमारतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप देखेंगे शहरों के बारे में आप पढ़ोगे कि शहर और शिल्पकारों के बारे में पढ़ोगे, व्यापारियों के बारे में और पढ़ोगे, नगर संस्कृति के विषय में और जानकारी आपको प्राप्त होगी इस किताब में। और साथ में आप देखेंगे शिकारी, संग्राहकों, पशुपालकों और कृषकों के बारे में पढ़ोगे। और आप ये भी देखेंगे, तुम ये ठीक से पढ़ोगे किस प्रकार धार्मिक अवस्थाओं और उनके व्यवसाय व्यवहारिक स्वरूपों में परिवर्तन आए हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं। आप संगीत देखेंगे, कविता देखेंगे, अन्य साहित्यिक रचनाओं के लिए किस तरीके से नई भाषाओं का प्रयोग किया गया है, इन सब के बारे में आप देखेंगे। आप इस चैप्टर में या इस किताब में ये सब पढ़ने के लिए दौरान तुम पाओगे कि इतने सारे परिवर्तन आप में कैसे आए हैं। तो आप देखेंगे नई जानकारी किस तरीके से आपको मिली हुई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम एक मानचित्र है तो देखेंगे, इस मानचित्र को भी देखेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो मानचित्र होगा इसमें हम देखेंगे कि एक अरब भूगोल वेत्ता हैं अल इद्रीसी, इनका नाम पूछा जा चुका है पीटी में, याद रखिएगा। आप देखेंगे ये मानचित्र इन्होंने 1154 किस बनाया था, 1154 में बनाया था। जो है नक्शा दिया गया उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा इन्होंने एक मानचित्र बनाया 1154 में, जो दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा था और भारतीय उपमहाद्वीप को भी ये दर्शाता है। तो ये हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है जो अल इद्रीसी साहब ने बनाया था। और आप देखेंगे एक दूसरे मानचित्र में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार हैं, 1720 में इन्होंने एक मानचित्र बनाया है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के हैं, मगर इनमें आपको अंतर दिखाई पड़ेगा।
अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। ठीक है, अल इदरीसी के जो नक्शा है देख सकते हैं, अल इदरीसी के नक्शे में पहली विशेष की अंतर क्या है दोनों में कि जहां दक्षिण भारत, ठीक है, अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम उत्तर भारत ढूंढेंगे। ठीक है, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जो अल इदरीसी साहब ने एक नक्शा बनाया था उसमें श्रीलंका का जो द्वीप था वो ऊपर की ओर बन गया। आप देखेंगे जगहों का नाम अरबी में लिखा हुआ है, आप ये भी देखेंगे। ठीक है, दिए गए हैं, अभी मानचित्र आपको दिखाते हैं और इनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज, तो देख सकते हैं जो नाम दिया है अल इदरीसी साहब का, तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम आता है जिसमें कन्नौज है। और मानचित्र 2 के बारे में आप देखेंगे, पहले मानचित्र के बनने के 600 वर्ष बाद बनता है। इस कलाबादी में, इस उपमहाद्वीप में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आपको आश्चर्य होगा। यूरोप के नाविक थे और व्यापारी अपना समुद्री यात्रा करने के लिए इस नक्शे का ही इस्तेमाल करते थे। तो आप देखेंगे दूसरा नक्शे के संदर्भ में, तो आप जो फ्रांसीसी चित्रकार थे दूसरे नक्शे के रूप में याद रखिएगा। तो चलिए पहले मानचित्र अल इदरीसी साहब का दिखाते हैं जो 12वीं सदी में बना था। कब? 1154 ईस्वी में। तो देखेंगे भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ नक्शा है। तो आप देखेंगे इन्होंने एक नक्शा बनाया हुआ है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं भारतीय, तो कहीं ना कहीं जो दक्षिण था वो उत्तर की ओर चला गया और जो उत्तर है वो दक्षिण की ओर चला गया। तो इस तरीके से कुछ है बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया। आप इस चीज़ को भली भांति देख सकते हैं। ठीक है, इस नक्शे को देख सकते हैं। दूसरा नक्शा है 18वीं सदी में बना हुआ था। फ्रांसीसी चित्रकार थे, इन्होंने बनाया था। आरंभ में ये से गिल्लाम दा लिस्से के एटलस नूबो के अनुसार ये उपमहाद्वीप है। तो एक एटलस था किसका? गिल्लाम दा लिस्से। तो आप देखेंगे जब ये नक्शा बनाया गया था तो भारतीय तटीय राज्यों की जानकारी देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं किस तरीके से इन चीज़ों को दर्शाया हुआ था। आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं इसमें कि किस तरीके से मैप में दर्शाया हुआ है। कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी में कोई कन्नौज नाम का कोई शब्द लिखा होगा, हमें उर्दू नहीं आती है। अगर आपको आती हो तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। हम देखेंगे कि इतनी ही महत्वपूर्ण एक बात और यह भी है कि दूसरे युग तक मानचित्र जो अंकन था, विज्ञान भी बहुत बदल गया। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों, लेखों का अध्ययन करते हैं। उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से है कि इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों, लेखों का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों में भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो किस तरीके से अब बात करेंगे नई और पुरानी शब्दावली के संदर्भ में। आप देख सकते हैं कि नई और पुरानी शब्दावली किस तरीके से चली हुई है। तो अगर हम इतिहास के संदर्भ में इन चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो देखेंगे कि शब्दावलियाँ भी बहुत काम होता है इनका भी। तो इनको आप देखते हुए देख सकते हैं कि जो नई और पुरानी शब्दावली हैं ये सूचनाओं के संदर्भ में बदलते रहते हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं। कि अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते रहते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। पहला पॉइंट है ऐतिहासिक अभिलेख कई तरीके की भाषाओं में मिलते हैं। ठीक है, ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदलती रहती हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर में आपको भाषा की जैसे जैसे विकास होता जा रहा है तो भाषाएं, अपभ्रंश भाषा में क्या है, पहले संस्कृत थी, ठीक है, प्राकृत बोलते थे, फिर धीरे धीरे हिंदी अपभ्रंश बोलने लगे, बहुत सारी नई भाषाओं का जन्म हुआ। तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरीके की भाषाओं में मिलेंगे। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बदलेंगी। जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं, हो सकता है जो हमने आपको अभी मानचित्र दिखाया हम भी नहीं पढ़ पाए, हो सकता आप भी नहीं पढ़ पाए,
ठीक है। लेकिन आप देखेंगे वर्तमान में जो दूसरा नक्शा आया 600 वर्ष बाद, उसमें बहुत सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। अब जो नया नक्शा आया होगा 600 वर्ष और बाद, उसे आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप देखेंगे मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। फारसी भाषा ही आप देखेंगे जो मध्य युग की फारसी है और आधुनिक फारसी है, भाषा में ही भिन्नता, आपको एक ही भाषा में भिन्नता दिखाई पड़ेगी। यही भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदला। तो आप देखेंगे कि इसके व्याकरण में बदलाव आया, भंडार में भी बदलाव आया और अर्थ भी बदल गए। आप देखेंगे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, अगर आप देखेंगे हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, क्योंकि पहले क्या था, राष्ट्र राज्य की संकल्पना और राज्य की संकल्पना अलग अलग है। तो राष्ट्र राज्य की संकल्पना बाद में आई, पहले राज्य को ही हम एक स्टेट के रूप, नेशन के रूप में जानते थे। आप देखेंगे तो भारत का अर्थ में लेते हैं। 13वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने आप देखेंगे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो आप देखेंगे उसका आशय आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में था। तो आप देखेंगे जो हिंदुस्तान शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया था, मिनहाज ए सिराज ने जब प्रयोग किया। तो मिनहाज ए सिराज, पीटी में क्वेश्चन पूछा जाए, याद रखिएगा इसे। तो मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो उसका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा। ये भी पूछा जाएगा कि मिनहाज सिराज के हिंदुस्तान शब्दों में आज के कौन कौन से जो है भारत का हिस्सा शामिल था। तो ये पीटी में कभी क्वेश्चन पूछा जाए, याद रखिएगा। और आप देखेंगे उनके बीच में स्थित इलाकों को, तो इनके बीच के जो स्थिति उनके इलाके देख सकते हैं। इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो आप देखेंगे ये सभी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे। और आप देखेंगे ये सुल्तान सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। तो जैसे जैसे सल्तनत काल का एरिया बढ़ता गया, वैसे वैसे मिनहाज ए सिराज का हिंदुस्तान का एरिया बढ़ता चला गया। तो आप देखेंगे, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। तो आप देखेंगे हिंदुस्तान के शब्द में आप देखेंगे इसके विपरीत 16वीं शताब्दी आती है। आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया हुआ है। ये क्वेश्चन कभी यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। पीटी में यूपीएससी पूछ सकती है। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त किया गया, हिंद के ही कुछ समान था। तो बाबर ने जो शब्द प्रयोग किया वो अमीर खुसरो, जो 14वीं सदी में कवि थे अमीर खुसरो, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनके समान ही था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीति और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज जुड़े हैं। तो बदलाव के संदर्भ में देख सकते हैं कि उस समय जो हिंदुस्तान शब्द के साथ जो शब्द जुड़ा था कि सांस्कृतिक तत्व जुड़े थे, इनसे पहचान भौगोलिक शब्द जुड़े थे। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हिंदुस्तान के साथ आप देखेंगे कि जैसे जैसे बदलाव आया, तो उस बदलाव में आप देखेंगे कि भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्वों के साथ साथ आज हम देखेंगे मॉडर्न तत्व में, आज की डेट में जिस डेट में आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, उस डेट में देखेंगे कि राजनीति और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे उस समय। लेकिन आज इसमें हिंदुस्तान शब्द में जो कौन कौन से भौगोलिक सांस्कृतिक तत्वों के साथ साथ राजनीति और राष्ट्रीय अर्थ भी जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। और देखेंगे इस तरीके से बदलाव है कि किसी भी शब्द का प्रयोग करने से में हमें इतिहासकारों का बहुत सावधान रहना चाहिए। अतीत में उन शब्दों का प्रयोग कुछ अलग अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे विदेशी जैसा सीधा सा आपको शब्द ले लीजिए, हमारे आज का अर्थ है जो व्यक्ति भारतीय ना हो। लेकिन मध्य युग में विदेशी शब्द का मतलब क्या था आप देख सकते हैं। तो मानो किसी गांव से आने वाला कोई अनजाना व्यक्ति, मतलब किसी गांव, ठीक है। आप देखेंगे उस समय के गानों में भी आप देख सकते हैं कि किसी गांव से में आने वाला कोई अनजाना सा व्यक्ति है जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, ठीक है। कहाँ कोई विदेशी आया, विदेशी कहलाता था। तो मध्यकाल में विदेशी क्या होता था, पीटी में क्वेश्चन पूछा जाए, बताइएगा आप इसे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में
परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। आप थोड़े थोड़े शब्द हिंदी और फारसी के भी जानते रहिए। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी आप देखेंगे विदेशी होता था। ठीक है, अगर आप नगरवासी के संदर्भ में देखेंगे के लिए आप देखेंगे अगर कोई वनवासी नगरवास में जाता था तो विदेशी कहलाता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक जाति या परंपराओं से जुड़े होने पर भी वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे, आज भी नहीं है। देखेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि इतिहासकार आपके साथ कैसे होते हैं। तो इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे कि पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों देखेंगे, अपने गुप्त वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और हम देखेंगे इस पुस्तक में मोटे तौर पे हम देखेंगे 700 से 1750 ईस्वी तक की लगभग 1000 वर्षों के बारे में हम इस क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ होंगी। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं सबसे पहले देखेंगे उनमें बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए भी अभी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री पर निर्भर होते थे। कुछ बातें पहले काफ़ी भिन्न थीं। इस युग में देखेंगे प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके लिए इतिहासकार सूचनाओं के दूसरी प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे करते हैं। कागज़ के मूल्यों के संदर्भ में देखेंगे दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। तो आप देखेंगे कागज़ के प्रसंग है तो 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान ने एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए ऐसा किसी पांडुलिपि को ढो डाला जिसे उसे ज़रूरत नहीं थी, तो उसके कागज़ को सुखाकर इस्तेमाल कर लिया। आप देखेंगे एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य सामग्री खरीदते हैं और लगता है कि किस्मत अच्छी होती है तो दुकानदार उस वस्तु कागज़ में लपेट कर देता है। तो कागज़ अब कब अधिक महंगा था आप देख सकते हैं कि वर्तमान में क्या है, पहले से ज़्यादा महंगाई है, लेकिन कागज़ पहले से ज़्यादा सस्ता था, उस समय उस हिसाब से नहीं खरीद सकते थे। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में बताया गया है एक एग्जाम्पल के लिए। तो इतिहासकार और स्रोतों के संदर्भ में आप आगे बढ़ें तो देखेंगे कि इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के वृत्तांत लेखन, उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इस्तेमाल करते थे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका कठिन उपयोग भी है। आप इसे देख सकते हैं किस तरीके से। उन दिनों देखेंगे कि छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल बीस जो क्या करते हैं हाथ से पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। तो आप देखेंगे पीटी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उस समय जो छापे खाने नहीं थे तब कौन पांडुलिपियाँ प्रतिकृति बनाते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, लिपिक या नकल नवीस। तो आप देखेंगे कभी पूछा जाए बताइएगा। अगर आपने किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आप लिखे मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर आ ही जाएंगे आपके लिखावट में। तो देखेंगे पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने के लिए भी कुछ यही होता था। जैसे एक पांडुलिपि बनी, हस्तलिखित नकल भी इसने बनाई, तो दूसरा पांडु जब लिखेगा तो उसमें कुछ अंतर आ जाएगा, कुछ शब्द उसे नहीं समझ में आया, अंदाज़ा लगाएगा। तो आप देखेंगे प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते हैं थे। ठीक है, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रहीं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री 7th में पढ़ रहे हैं, 6th में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में भी पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आप देखेंगे नई नई जानकारी। तो अंततः कुछ फेरबदल होता रहेगा इतिहास। तो एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ
एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। पहली बात है, ये बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई कि आज हम लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही ये पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात को अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों के एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों के बारे में संशोधन करते थे। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी आते हैं। आप देखेंगे, पूछा जाए अपना वृत्तांत पहली बार लिखते हैं 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा, दोनों में अंतर है, ठीक है, याद रखिएगा। और 1771 में इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, ठीक है। ये पुस्तकालयों के विशाल ग्रंथ संग्रहालय में कहीं दवार पड़ा हुआ था। आप इसे देख सकते हैं कि जो 1356 में लिखा गया था वो आप देखेंगे उन्हें पता ही नहीं था, ठीक है। लेकिन 1358 में जो लिखा गया था उसके बारे में जानकारी थी, तो पहली उनकी पुस्तक के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। अभिलेखागार क्या होता है, आपको पता हो, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों, पांडुलिपियों संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख के लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। नॉर्मल सी जानकारी है, आप इस चित्र को समझ सकते हैं। यह एक लघु चित्र प्रकृति है। इस लिपिक देखेंगे, एक लिपिक है, प्रतिलिपिक है, जो पांडुलिपि की नकल कर रहे हैं। आप देखेंगे एक साइज के रूप में लिख रहे हैं, और इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनी चेयर कहा जाता है। कभी कभी ये लघु चित्रों का प्रयोग अपनी पांडुलिपियों में स्पष्ट करने के लिए किया जाता था। इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों के आगे अलग बेचने लगते थे। तो आप देखेंगे, आप दूसरी लिखावट को देख सकते हैं कि लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में भी कठिनाई हो सकती है। अब इसमें आप फारसी कौन सी, अरबी कौन सी है, ये आप अगर जानते हो तो समझ लें, हमारी तो समझ में आती नहीं है। तो आप देखेंगे नस्तलिपिक लिपि, ठीक है, नास्तलिक लिपि बाईं ओर, तो बाईं ओर किसे कहेंगे, तो बाईं ओर है ये, ठीक है, नहीं बाईं ओर ये है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, तो राइट ये है, तो बाईं ओर है, और बड़ जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे होते हैं। तो आप देखेंगे, और आप इसी के साथ फारसी अरबी जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान था। शीर्षक आप देखेंगे, लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। तो इस लिपि में क्या है, एक इस लिपि का नाम है जो है शीर्षक लिपि है, दूसरी है नस्तलिक लिपि। तो दोनों को देख सकते हैं, कठिन है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को देख सकते हैं। नए वीडियो हम मिलेंगे, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के रूप में जानेंगे कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह क्या होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ाया हुआ। तो प्लीज़, अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगा, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।